नमस्कार साथियों, आज हम सारे लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान। और भारत के संविधान में आज हम पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में कितने पार्ट यानी कितने भाग हैं। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज हाउ मेनी पार्ट्स। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी जो अपना संविधान है वो बेसिकली एक किताब है। क्या है? एक किताब है जिनमें रूल और रेगुलेशंस का मेंशन है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? रूल बुक। मतलब आपसे कोई मुझे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान क्या है, तो आप बताएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी जो संविधान है ये देश को चलाने के लिए एक रूल बुक है, यानी जिसमें देश को चलाने के लिए नियम और कानून लिखे गए हैं। ठीक, अब जैसे कि हर चैप्टर का हर बुक का, ठीक है, हर किताब का अपना एक अपने चैप्टर्स होते हैं, अपने चैप्टर्स के नाम होते हैं और उनकी पेज नंबरिंग होती है। वैसे ही जैसे मान लो मेरे पास एक बुक रखी हुई है अभी ये करंट टाइम में, एनसीईआरटी क्लास 9 की कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है, इसमें आई थिंक कितने 6 चैप्टर हैं, 6 भाग हैं। इसमें कितने चैप्टर हैं? अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, एनसीईआरटी, तो इसमें 6 चैप्टर हैं। ठीक, उसके अलावा इसके पेजेस कितने हैं? 58। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो इसके पार्ट हैं यानी जो भाग हैं वो 6 हैं। ये कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? ठीक, और अगर पेज की बात की जाए तो कितने हैं? 58। वैसे अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, अपना जो संविधान है, इसमें चैप्टर्स की जो नंबरिंग है यानी जो चैप्टर्स की संख्या है वो है 22। यानी कितने भाग हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के कितने भाग? 22। ठीक, अब जो इसमें पेज हैं, एनसीईआरटी में मैंने बताया पेज है, लेकिन यहाँ पे पेज नहीं होते, यहाँ पे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एनसीईआरटी में 58 पेज थे, इसमें कितने आर्टिकल्स हैं? 395। मैं मेन की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज सब्सिडरी में 3 पार्ट और जुड़ेंगे और ये पहुंच जाएगा लगभग 450। तो ये अभी इसका आपके मतलब का नहीं है। जो पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो 22 यानी 22 भाग, और जो आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं? 395। अब हर चैप्टर का जैसे मान लो जितनी, अगर इसके 6 पार्ट हैं या 6 चैप्टर हैं, तो जो पहला चैप्टर है उसका कुछ नाम होगा, सेकंड चैप्टर है उसका कुछ नाम होगा। ठीक, वैसे ही इसके जितने पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हर चैप्टर का कुछ नाम होगा। ठीक, और हर चैप्टर की ड्यूरेशन होगी कि ये पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 4 तक। ठीक है, वैसे ही इसमें भी जो चैप्टर होगा, मान लो फर्स्ट चैप्टर है यानी फर्स्ट पार्ट है, ठीक, इसकी भी कुछ ड्यूरेशन होगी, यानी ये आर्टिकल 1 से लेकर डॉट डॉट जहां तक हो, वैसे ये 4 तक है। ठीक, तो आज हम सारे लोग जानेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं वो, ठीक है, वो कौन से नंबर पे कौन सा चैप्टर आता है यानी कौन सा पार्ट आता है। ठीक, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका आर्टिकल भी बता सकता हूँ। चलिए देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला यानी जो फर्स्ट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, उसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यानी इसका मतलब ये है कि जो अपना भारतीय एरिया होगा यानी इंडियन टेरिटरी होगी, यानी जहां तक इंडिया के स्टेट और यूटीज फैली हुई होंगी उनका एरिया क्या होगा, उनकी बाउंड्री क्या होगी। ठीक, और ये जो आर्टिकल है ये एक फर्स्ट आर्टिकल से लेकर 4th तक है, यानी आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक है। उसके बाद स्टेट की बात हो गई तो स्टेट में रहने वाले लोगों की भी बात हो जाएगी, कौन से लोग ऐसे हैं जो स्टेट में रह सकते हैं। तो जो सेकेंड पार्ट है उसका नाम है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक, नागरिकता को बोलते हैं सिटीजनशिप। और ये आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक है, यानी 5 से 11 नंबर आर्टिकल तक है कि जो भारत में लोग रह रहे हैं वो कौन से लोग ऐसे हैं जो इंडिया के सिटीजन हैं। सिटीजन यानी जिनके पास रहने का वैलिड सर्टिफिकेशन है, प्रमाण पत्र है, यानी एक वैधानिक आधार है। ऐसा नहीं है कि सीमा भाभी की तरह अपने आप को आके घुस जा रहा है और इंडिया में रह रहा है और बम फोड़ के भाग जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि इफ यू वांट टू रिसाइड इन इंडिया, मतलब भारत में अगर आप रहना चाह रहे हैं तो फिर क्या होगा, मतलब क्या है कि आपको भारत में
कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए भारत में रहने के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर आप रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे रहने के लिए कुछ अधिकार भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोदी साहब का रात में मन आया और मारे लात आप यूपी से बाहर कहीं इंडियन ओशियन में पड़े हुए मिले। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है, ठीक, उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में आपको क्या राइट मिले हुए हैं, क्या अधिकार मिले हुए हैं, वो होते हैं फंडामेंटल राइट, जिनको हम मूल अधिकार बोलते हैं। और फंडामेंटल राइट का जो मेंशन है, जो जिक्र है, वो पार्ट नंबर 3 में किया गया है। और आम नागरिकों के लिए, यानी हम सारे लोगों के लिए, जो मैंगो पीपल हैं, उनके लिए, ठीक, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार बहुत जरूरी है। मूल अधिकार इसलिए जरूरी है ताकि लेट सपोज कि हमको अगर चाहिए पढ़ाई, तो गवर्नमेंट से हम ये कह सकते हैं कि हमको एक स्कूल चाहिए। नहीं तो गवर्नमेंट कहे अरे पढ़ाई चाहिए, तुम जाओ दारू ठेके पर, लगा देगा एक थप्पड़ और भगा देगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को लेके हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं कि हमको मारा गया, हमारे साथ अत्याचार हुआ। तो जो एक ऐसी चीज, एक ऐसे अधिकार जो हमको गवर्नमेंट के अत्याचार से बचाते हैं, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट का मेंशन जो है आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक, उसके बाद जो पार्ट नंबर 4 है, यानी जो चौथा पार्ट है, उसका नाम है डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये 36 से 51 तक है। ठीक, मतलब ये है कि अगर आप सबसे पहले आपको एरिया पता चलनी चाहिए कि आपके देश का, जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश का एरिया क्या है, उस देश में रहने के लिए शर्तें क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जो उस देश में रहने के लिए जरूरी हैं। उसके अलावा आपको क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे कि आप किसी के सामने कहीं पे जाके अपनी बातों को फोर्सफुली रख सकते हैं, आप किसी धर्म को मान सकते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद अब सारा कुछ तो है, लेकिन सरकार की भी तो जिम्मेदारी है। तो जो सरकार की जिम्मेदारियां हैं, जो सरकार के कर्तव्य हैं, उनको हम बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, यानी गवर्नमेंट की कुछ ड्यूटीज। जैसे गवर्नमेंट आपके लिए बनवाएगी पुल, गवर्नमेंट आपके लिए बनवाएगी सड़क, गवर्नमेंट आपके लिए बनवाएगी रेलवे, गवर्नमेंट आपके लिए बनवाएगी हॉस्पिटल। वो अलग की बात है कि एक ही दिन में तबाह हो जाए, नदी का पानी आए और पुल को बहा ले जाए, वो अलग की बात है। लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके लिए पुल बनवाएगी, लेकिन आप गवर्नमेंट को बाध्य नहीं कर सकते। उसके अलावा जो 5th पार्ट है, यानी जो 5वां भाग है, उसका नाम है संघ। संघ यानी यूनियन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, और इसका जो मेंशन है आर्टिकल 51। ठीक, तो आर्टिकल 51 के बाद आता है 52 और 52 से 151 यानी 151 तक इसका मेंशन है कि संघ में, संघ की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव होगी, डीएम, एसपी, आईएएस, ये सारे लोग होंगे। ठीक, उसके अलावा जो एमपी, एमएलए होंगे, उसके अलावा जो जुडिशरी होगी, वो प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, इन सारे लोगों का इसमें मेंशन है। ठीक, फिर जो पार्ट नंबर 6 है, यानी जो 6वां भाग है, वो स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है। स्टेट यानी राज्य सरकार, राज्य सरकार का सीएम, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वो सारे लोग। ठीक है, तो इसमें जो 6वां पार्ट है, यानी जो 6 पार्ट है, वो बात करता है राज्य सरकार की, यानी राज्य की। तो ये 151 पे खत्म हुआ था, 152 से स्टार्ट होगा एंड 237 यानी 237 पे ये खत्म होता है। ठीक, आर्टिकल 235। मुझे लगता है कि जो पार्ट 6 है, आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन इसी इतने में है। ठीक, फिर जो पार्ट 7 है, ठीक, इसमें है लिस्ट ए के स्टेट, लिस्ट ए के राज्य, और यह है 238 में। और सबसे मजे की बात यह है कि अब इंडिया में लिस्ट ए के राज्य एग्जिस्ट नहीं करते, यानी अब ये खत्म हो चुका है। ठीक, संघ यानी यूनियन गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लिस्ट ए के हो गए, बचा क्या, यूटीज, तो यूटी को भी ढकेल देते हैं। जो पार्ट 8 है, इसमें किसका मेंशन है, यूटीज का। किसका, यूटीज का। यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। और जो यूटीज हैं, इनका मेंशन आर्टिकल 239 से लेकर 222 यानी 239 से 42 तक है। कहां तक, 242 तक। फिर आती है बारी पार्ट नंबर 9 की। 9 यानी 9, 9 यानी नो पंचायत। पंचायत यानी बातचीत मम्मी वाली नहीं। ठीक है, तो जो पंचायत है उसमें कौन सी वाली पंचायत है, पंचायत यानी पंचायती राज। पंचायती राज यानी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जो 3 टियर सिस्टम, गांव वाली मुखिया,
गांव के मुखिया जी, ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख और जिले के जिला पंचायत सदस्य, ये लोग। ठीक, तो पंचायत जो है वो पार्ट 9 में आर्टिकल 243 में है, यानी 243 में है। फिर जो पार्ट 10 यानी पार्ट 10 है, उसमें कहा गया है एससी और एसटी का प्रशासन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये पार्ट आर्टिकल 244 में 244 में है। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी एरिया में यानी किसी भी राज्य में, ठीक, या किसी भी जगह पे अगर एससी और एसटी की पॉपुलेशन कम या ज्यादा है तो उस एरिया को प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति चाहे तो एससी एसटी एरिया के रूप में उसको नोटिफाई कर सकता है। ठीक, फिर उसके बाद बारी आती है 11 की। 11 1 and 1 है ना, 11 ऐसे ही तो बनता है, तो 1 and 1 1v1, जैसे मैं और आप लोग मुझे देख रहे हैं, हाँ मुझे ही देख रहे हैं, नहीं तो कभी कभी आप कहीं और भी देखने लगते हैं। तो अगर आप पार्ट नंबर 11 की बात करते हैं यानी 11वें पार्ट की बात करते हैं, तो 11 1 and 1 1 and 1 का मतलब यह है कि एक से दूसरे के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट्स थी वो था एक संघ, एक था राज्य सरकार, यानी एक थी यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी थी स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों के बीच का रिलेशन यानी रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो हम इसको बोल सकते हैं केंद्र और राज्य संबंध। ठीक, ये 245 से लेकर 263 तक, 245 से 263। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 11, फिर उसके बाद पार्ट 12 यानी 12 सारी जो सरकारें थी वो हो गई हैं लगभग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, सारी यूटी, यूनियन टेरिटरी, सब कुछ हो गया। अब इनको चाहिए अथॉरिटी। अथॉरिटी यानी पावर। पावर या तो पॉलिटिकल आती है और या तो इकोनॉमिक आती है। ठीक, तो पॉलिटिकल पावर, इन जो राजनीतिक शक्ति है वो इनको कॉन्स्टिट्यूशन से मिल ही रही है। उसके अलावा अब इनको चाहिए इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर यानी पैसा, और पैसा कौन कमा के देगा? हम लोग। हम ही लोग, तो क्योंकि सरकार हमारे ऊपर रूल कर रही, तो शासन पैसा किससे लेगी? हम लोगों से। तो हम लोगों से वसूलेगी ये टैक्स। टैक्स यानी कर, और कर या फिर वित्त। वित्त यानी फाइनेंस, यानी टैक्स या फिर फाइनेंस। ठीक, और इसका मेंशन है 264 से लेकर 300 तक, आर्टिकल 264 से लेकर 300 तक। ठीक, उसके बाद जो पार्ट 13 है यानी जो पार्ट 13 है, कर और वित्त की वजह से हम टैक्स कब देंगे? टैक्स तो हम तब देंगे ना जब हम व्यापार करेंगे, पैसा कमाएंगे, नौकरी करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। ठीक, तो जो पार्ट 13 है यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का 13वां भाग है वो व्यापार की बात करता है। ठीक, पहले व्यापारी लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं ना, तो पहले किसको रखा जाएगा? व्यापारियों को, कि जॉब सीकर को यानी नौकरी करने वालों को पहले रखा जाएगा। जो ज्यादा पैसा कमाएगा उसकी ज्यादा इज्जत होगी। तो जो व्यापार है यानी जो ट्रेड है वो पहले आएगा, और ट्रेड रखा गया है 300 मतलब 301 से लेकर 307 तक। ठीक, ठीक है, अब व्यापारी हो गए। अब नौकरी पेशा वाले लोगों की बात आती है। तो जो पार्ट 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का यानी जो 14वां भाग है, उसमें यूपीएससी की बारी आती है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, यानी चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो आईआरएस हो। ठीक, इन सारी चीजों की बारी आती है। तो इनका मेंशन है आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक, 308 से लेकर और 323 तक। फिर बारी आती है पार्ट नंबर 15 यानी 15वें पार्ट की। ठीक है, तो जैसे देश में पैसा सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करके या फिर नौकरी करके नहीं कमाया जा रहा, लोग इलेक्शन जीत के भी पैसा कमाते हैं। क्यों? इलेक्शन जीत के पैसा कमाया जाता है ना, तो अगर इलेक्शन जीत के पैसा कमाते हैं तो आप आते हैं सबसे लास्ट में, क्योंकि आप जनता की सेवा कर रहे हैं। ठीक, तो लोग पैसा तो सबसे ज्यादा कमाते हैं, मैं कुछ कह नहीं रहा कि पैसा ज्यादा कैसे कमाते हैं, लेकिन पैसा नेता लोग इस देश में, अगर मोटी एपिटाइट का आदमी कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ नेता लोग हैं, क्योंकि उनके पास पावर भी है और सेकंड आप समझ सकते हैं क्या है। ठीक, तो जो पार्ट नंबर 15 है उसमें क्या 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 किया गया है? इलेक्शन कमीशन का मेंशन है। इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग जो है 324 से लेकर 329 तक यानी 324 से लेकर
329 तक, 324 से लेकर 329 आर्टिकल तक किसका मेंशन है? इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग किसका चुनाव करवाएगा? राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, पीएम का, ठीक, गवर्नर का नहीं, गवर्नर का चुनाव नहीं होता, गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता। उसके बाद जो पार्ट नंबर 16 है, अब इलेक्शन में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो लोग कम हैं यानी जो माइनॉरिटी में है, जिनकी संख्या कम है, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया जाना चाहिए, उनको कुछ विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए। तो जो पार्ट 16 है वो इलेक्शन में प्रिविलेज देने की बात करता है। और इलेक्शन में प्रिविलेज कौन पाएंगे? SC, ST, OBC या फिर एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। और इसका जो मेंशन है 330 से लेकर 330 से लेकर 342 तक, ठीक। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा एंग्लो इंडियन क्या होते हैं। एंग्लो इंडियन ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले अगर इंडिया की बात की जाए तो 1947 में हमको आजादी मिली, यानी 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ के गए, ठीक। और पहली बार आम चुनाव जो हुए, जो लोकल इलेक्शन हुए, वो 1952 में हुए, यानी 1952 में हुए। तो इन ड्यूरेशंस में जब अंग्रेज गए थे, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो मतलब एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऐसी थी जो अंग्रेजों के बच्चे थे, यानी उनकी माता तो इंडिया की थी, यानी मम्मी जो थी वो इंडिया की थी, और जो पापा थे वो यूरोप के थे, यानी वो अंग्रेजों के बच्चे थे, ठीक है। तो उनको भी इलेक्शन अगर लड़ना है तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन देने चाहिए। तो उनको ऐसे लोग जिनके फादर यूरोपियन होते हैं और मम्मी इंडिया की होती है, उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं, ठीक है। और SC, ST, OBC या एंग्लो इंडियंस का जो इलेक्शन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है उसका स्पेशल मेंशन 330 से लेकर 342 नंबर के आर्टिकल है, ठीक। ठीक है, फिर पार्ट नंबर 17, ठीक है, जो 17वां पार्ट है वो किसकी बात करता है? वो लैंग्वेज की बात करता है। लैंग्वेज मतलब भाषा, ठीक है। तो भाषा में मतलब जैसे मैं बोलता हूँ, ये अभी नॉर्मल हिंदी है, हम का बोली थे, ये अवधी है, ठीक। तो अगर किसी को किसी भी लैंग्वेज का किसी को भी इंडिया में कोई भी लैंग्वेज है जो तो इंडिया में बोली जा सकती है, ठीक है, उसका मेंशन है पार्ट नंबर 17 में। 17 में क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी भाषा, और भाषा का मेंशन है 343 से लेकर 351 से, ठीक, मतलब 343 से लेकर 351 तक भाषा का मेंशन है। और इस समय भारत में जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान है, इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी सरकार इन 22 भाषाओं में काम कर सकती है। इंग्लिश, हिंदी, वो मतलब इंग्लिश तो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, असमी, उड़िया, बांग्ला, ये वाली, ठीक है। उसके अलावा जो पार्ट नंबर 18 है यानी 18वां भाग है, इसमें इमरजेंसी का मेंशन है। इमरजेंसी यानी आपातकाल, यानी देश में अगर कोई बुरी स्थिति आए, मान लो पाकिस्तान हमला कर दे, तो उनको क्या करना पड़ेगा? नेता लोग अपनी लुंगी बटोरेंगे और भाग जाएंगे? हाँ, ऐसा नहीं होगा। हमको करना क्या है, यानी जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो क्या कहता है? लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, यानी जो नेता लोग हैं, चलो भैया अपने घर पे रहो, कल से प्रेसिडेंट संभालेगा, ठीक। ये मतलब इमरजेंसी में क्या होगा, ठीक। तो ये वाले प्रोविजन है 352 से लेकर 360 तक, यानी 352 से लेकर 360 आर्टिकल तक। फिर 19 यानी 19, इसमें है मिसलिनियस। अब जो कुछ बचा सब डाल दो, ठीक। ये है 360 से लेकर 361 से लेकर 367 तक, यानी 361 से लेकर 367 तक जो कुछ भी बचा हुआ माइनर पार्टिकल, क्योंकि जनता हो गई, जनता के कर्तव्य हो गए, सरकार की ड्यूटीज हो गई, केंद्र, राज्य, यूटी, नगर पालिका, जितना भी था लगभग सारा हो गया है, ठीक। तो ये जो कुछ बचा है वो 361 से लेकर 367 तक। फिर पार्ट नंबर 20 यानी 20, इसमें आता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्रॉब्लम है, यानी संविधान में कहीं कुछ समस्या है, कुछ बदलाव करना है, ठीक, तो उस चीज का मेंशन है जिसको हम बोलते हैं संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
और इसका एक ही आर्टिकल है 368। अगर आपको संविधान में बदलाव करना है तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान संशोधन का मेंशन जो है आर्टिकल 368 में है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि जो 300 आर्टिकल 370 यानी जो जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया था, या फिर ट्रिपल तलाक लाया गया था, या फिर उसके अलावा जीएसटी लाया गया था, जीएसटी, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके लाए हैं। इन सारी चीजों को हटाने के लिए, लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में बदलाव करना पड़ा, और संविधान में बदलाव का जो मेंशन है वो आर्टिकल 368 में है, यानी 368 में है। अब जो कुछ भी बच गया, क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पहले इसको लिख देते हैं। जो 21 है इसमें है अस्थायी संक्रमणकालीन व्यवस्था, यानी टेम्परेरी ट्रांजिशन मैनेजमेंट। ठीक है, टेम्परेरी मैनेजमेंट, अस्थायी संक्रमणकालीन व्यवस्था यानी टेम्परेरी मैनेजमेंट। अब ये टेम्परेरी मैनेजमेंट क्या है? ये है 369 से लेकर 392 तक, यानी 392 तक। ये क्या है? देखो, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी जो अपना संविधान था, ये 26 नवंबर 1949 को बन के एकदम तैयार हो गया, यानी रेडी हो गया। लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 तक, 1950 को। यानी लागू तो मतलब बन के तो रेडी हो गया, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो यानी बीच के जो 2-3 महीने का टाइम था, यानी नवंबर से दिसंबर, जनवरी, दिसंबर, 2 महीने का जो टाइम था, ठीक है, इन 2 महीनों के लिए देश को ऐसे बिना संविधान के तो छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि जैसे लेट सपोज की सब्जी बन जाती है, ठीक है, तो मम्मी क्या करती हैं, थोड़ी सी सब्जी निकाल के देती है, काम कर लो, टेस्ट करो, बताओ कैसा है, वो वाली कंडीशन थी इधर। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे, यानी जो सिटीजनशिप वाले प्रोविजन थे, या उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले, या कुछ रिलेटिव उसके जो प्रोविजन थे, यानी जो उसके कुछ उपबंध थे, ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनको 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे वो लागू कर दिए गए हैं। ठीक है, और इन ड्यूरेशंस में जो प्रोविजंस लागू किए गए थे, इनको बोलते हैं अस्थायी संक्रमणकालीन व्यवस्था। ठीक, अब जो कुछ भी बचा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, अब क्या जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 22, पार्ट नंबर 22, इसमें है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन कैसे होगा, कौन करवाएगा, कितनी प्रतिलिपियां हो सकती हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ट्रांसलेशन की पावर्स क्या होंगी, इनको मतलब इनको किस किस लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, ये सारी बातें। ठीक है, इसमें होता है प्रारब्ध, यानी मिसलेनियस। ठीक, ये है 393 से लेकर 395 तक। तो उम्मीद है कि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो 22 भाग हैं, यानी 22 पार्ट्स हैं, उनके बारे में एक सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। समझ में आया है तो ठीक है, अदरवाइज किसी भी इशू के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।